Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will talk about the last phase of cellular respiration, that is respiratory chain, also called electron transport chain. इससे पहले हमने ये बात पढ़ी थी कि सेलुलर रेस्पिरेशन के पहले स्टेप में ग्लूकोज स्टेप वाइज ब्रेकडाउन होता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, जिसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इस दौरान नेट गेन के तौर पर वी गॉट 2 ATP और at the same time 2 NADH are also produced. Then this pyruvate enters acetyl coenzyme A, क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनते हैं, इसलिए 2 एसिटाइल कोएंजाइम A लिखे गए। अब जब पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है तो उस दौरान भी 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि पायरुवेट की ऑक्सीडेशन हो रही है। नाउ दिस एसिटाइल कोएंजाइम A एंटर्स क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। तो एक ग्लूकोज के लिए 2 क्रेब्स साइकिल होंगे, क्योंकि 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बनते हैं। क्रेब्स साइकिल के दौरान मुख्तलिफ जगहों पे ऑक्सीडेशन होती है। 6 NADH 2 FADH2 प्रोड्यूस होते हैं और 7 ATP भी प्रोड्यूस होती है, डायरेक्ट 2 ATP। 2 क्रेब्स साइकिल से 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं। Now these NADH which are produced during glycolysis, during the oxidation of pyruvate and during the Krebs cycle, all these are total 10 NADH and 2 FADH2. They will carry these their electron into the electron transport chain, into the respiratory chain to produce more ATPs. तो कहने वाली बात यह है कि जो NADH और FADH2 पिछले रिएक्शंस में बने हैं, जितने के भी रिएक्शन हुए, सारे वो NADH FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर से गुजारेंगे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। व्हाट इज रेस्पिरेटरी चेन? The NADH and FADH2 which are produced during Krebs cycle and glycolysis then transfer the hydrogen atom to the respiratory chain, also called electron transport system. NADH और FADH2 जो Krebs cycle में glycolysis में प्रोड्यूस होते हैं, ट्रांसफर द हाइड्रोजन एटम टू द रेस्पिरेटरी चेन। वो हाइड्रोजन एटम को रेस्पिरेटरी चेन में एंटर करवाते हैं और इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं। Where electrons are transported in a series of oxidation reduction steps to react ultimately with the molecular oxygen. रेस्पिरेटरी चेन में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेप्स से गुजरते हैं। इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर में जाते हैं। जिस कैरियर से निकलते हैं उसकी ऑक्सीडेशन होती है और जिस कैरियर में एंटर होते हैं उसकी रिडक्शन होती है। इसलिए उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन are transported in a series of oxidation reduction steps and finally electron meet with the molecular oxygen. आखिर में इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं, रिएक्ट करते हैं और वाटर बनाते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब्सटेंसेस जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, वो कौन कौन से हैं? अगरचे ये कंपोनेंट हम डिटेल में अगर रेस्पिरेटरी चेन पढ़ें तो डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट का मतलब ये है कि हमने हमारी बुक वाले ने कुछ कम दिया हुआ, कुछ शॉर्ट किया हुआ, समराइज किया हुआ। तो जो कंपोनेंट हमारी बुक पे दिए हम उनके मुताबिक बात करें। ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब्सटेंसेस which take part in the respiratory chain are 3. उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। कोएंजाइम Q, a series of cytochrome enzyme B, C, A, A3,
एंड फाइनली मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2। पहला कंपोनेंट हमारी बुक के मुताबिक कोएंजाइम Q, दूसरे अ सीरीज ऑफ साइटोक्रोम एंजाइम्स होते हैं BCAA3 और तीसरा है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। इसमें साइटोक्रोम के बारे में थोड़ी सी बात लिखी है। साइटोक्रोम्स आर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इंटरमीडिएट्स। साइटोक्रोम्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इंटरमीडिएट्स हैं, दरमियान में होते हैं चेन के। दे कंटेन हीम ऑफ रिलेटेड प्रोस्थेटिक ग्रुप। इनके प्रोस्थेटिक ग्रुप में हीम होता है और हीम आयरन कंटेनिंग प्रोस्थेटिक ग्रुप है that undergo valency changes of iron atom। जब इन साइटोक्रोम की ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है तो आयरन के एटम में वैलेंसी चेंज आती है। हीम इज द सेम आयरन कंटेनिंग ग्रुप दैट इज ऑक्सीजन कैरियंग पिगमेंट इन हीमोग्लोबिन। ये हीम वही आयरन कंटेनिंग प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है जो ऑक्सीजन कैरी करने वाली प्रोटीन हीमोग्लोबिन में होता। Then the path of electrons in the respiratory chain, वो रेस्पिरेटरी चेन के कंपोनेंट किस तरह से जुड़े हुए हैं और उनका इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या है वो हम देखते हैं। NADH, जो NADH जो ग्लाइकोलिसिस के दौरान, क्रेब्स साइकिल के दौरान या ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट के दरमियान जो प्रोड्यूस होते हैं उनकी बात करें। NADH अपने इलेक्ट्रॉन को कोएंजाइम Q को दे देता है और NAD खुद रिड्यूस हो जाता है NAD, बल्कि NADH ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू NAD और वो कोएंजाइम Q को रिड्यूस करता है। तो पहले स्टेप में हमारी बुक वाला लिखेगा NADH इज ऑक्सीडाइज्ड बाय कोएंजाइम Q। मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन NADH से कोएंजाइम Q में जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन NADH से कोएंजाइम Q में जाते हैं तो इनफ एनर्जी इज रिलीज्ड which is used to convert ADP and inorganic phosphate to ATP। ये पहला स्टेप है जिसमें ATP प्रोड्यूस होती है। तो पहले स्टेप में हमारी बुक वाला क्या लिखेगा, NADH is oxidized by coenzyme Q and during this oxidation step enough free energy is released which is used to convert ADP and inorganic phosphate to ATP। मतलब ये हुआ कि NADH अपने इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q को दे देता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है NAD में, और जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट को ATP में कन्वर्ट कर देती है। देन कोएंजाइम Q is oxidized by cytochrome B। coenzyme Q is oxidized by cytochrome B, यानी इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q से साइटोक्रोम B में चले आते हैं और साइटोक्रोम B is then oxidized by cytochrome C। इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C में जाते हैं और ड्यूरिंग दिस ऑक्सीडेशन स्टेप अगेन then इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C में जाते हैं, अगेन enough energy is released which is used to convert ADP and inorganic phosphate to ATP। ये सेकंड स्टेप है, यहां ATP प्रोड्यूस होती है। पहला स्टेप ये था कि जब इलेक्ट्रॉन NADH से कोएंजाइम Q में गए तब ATP प्रोड्यूस हुए, फिर इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q से साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C में गए तो फिर ATP प्रोड्यूस हुई। Cytochrome C then reduces a complex of two cytochrome A and A3। Cytochrome C reduces यानी वो अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगी साइटोक्रोम A को और A3 को,
हम इन दोनों को इकट्ठा करके पढ़ेंगे अपनी कन्वीनियंस के लिए। साइटोक्रोम ए इकट्ठा कर देते हैं, यानी साइटोक्रोम सी reduces a complex of two cytochrome A and A3. We call this complex as cytochrome A. Cytochrome C reduces cytochrome A, and then cytochrome A से electrons are finally transferred to the electronegative oxygen, and oxygen is reduced to water. साइटोक्रोम ए से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दी जाते हैं, वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर और हाइड्रोजन लेकर वाटर में रिड्यूस हो जाती है। दिस फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेप आल्सो release enough energy to convert ADP and inorganic phosphate to ATP. हमारी बुक वाला इसको यूं लिखता है, site NADH is oxidized by coenzyme Q. This oxidation yields enough free energy to permit the synthesis of molecule of ATP from ADP and inorganic phosphate. Coenzyme Q is then oxidized by cytochrome B, which is then oxidized by cytochrome C. This step also yields enough energy to permit the synthesis of molecule of ATP. Cytochrome C then reduces a complex of two cytochromes A and A3. But for our convenience, we refer this complex as A. Cytochrome A is oxidized by an atom of oxygen, and electron arrive at the bottom of the respiratory chain, bottom end of the respiratory chain. Oxygen is the most electronegative substance and final acceptor of electrons. A molecule of water is produced. In addition, this final oxidation provides enough energy for the synthesis of a third molecule of ATP. तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, रेस्पिरेटरी चेन का जिक्र किया हमारी बुक वाले ने। हमने किस तरह से पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन NADH से कोएंजाइम Q को दे दी जाते हैं, NADH की ऑक्सीडेशन हो जाती है, कोएंजाइम Q की रिडक्शन, और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो ADP को ATP में कन्वर्ट करती है। फिर कोएंजाइम Q अपने इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B को दे देता है, साइटोक्रोम B की रिडक्शन हो जाती है, कोएंजाइम Q की ऑक्सीडेशन। साइटोक्रोम B अपने इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C को देता है, साइटोक्रोम B की ऑक्सीडेशन होगी, साइटोक्रोम C की रिडक्शन, और इस स्टेप के दौरान भी फ्री एनर्जी रिलीज होगी जो ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट को ATP में कन्वर्ट करेगी। साइटोक्रोम C अपने इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A को और फिर A3 को दे देता है, इन दोनों को मिलाकर हम साइटोक्रोम A कहेंगे, और फाइनली इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दी जाते हैं, और वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को लेकर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और इस फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेप के दौरान भी इनफ फ्री एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। Then oxidative phosphorylation. Synthesis of ATP in the presence of oxygen is called oxidative phosphorylation. ATP की synthesis जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो इसको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। बेटो फास्फोराइलेशन का मतलब एडिशन ऑफ फास्फोरस, और यहाँ क्योंकि ADP में एक फास्फेट ग्रुप ऐड होता है इसलिए फास्फोराइलेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। ATP phosphorysynthesis in the presence of oxygen is called oxidative phosphorylation. Normally, oxidative phosphorylation is coupled with the respiratory chain. Oxidative phosphorylation is coupled with the respiratory chain. Respiratory chain के साथ linked होती है, यानी ATP synthesis और respiratory chain इकट्ठे वर्क करते हैं। ATP is formed in 3 steps of the respiratory chain.
जिस तरह से हमने पीछे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, रेस्पिरेटरी चेन में पढ़ा कि 3 जगहों पर एटीपी बनती है। द इक्वेशन फॉर दिस प्रोसेस कैन बी एक्सप्रेस एज एक NADH 3 ADP 3 इनऑर्गेनिक फास्फेट और हाफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है। NAD ऑक्सीडाइज हो जाता, NADH ऑक्सीडाइज हो गया, NAD में एक वाटर बना और 3 ATPs आर प्रोड्यूस। एक NADH जब अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन तक पहुंचाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर से, तो 3 ATPs प्रोड्यूस होते हैं। यहां PI से मराद इनऑर्गेनिक फास्फेट है। अब देखिएगा ये साइट राइट रेस्पिरेटरी चेन की क्या है। ओवरऑल जब हमने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोसोल में होता है, पाइरुवेट की ऑक्सीडेशन मैट्रिक्स में, और क्रेब्स साइकिल भी मैट्रिक्स में होता है। रेस्पिरेटरी चेन जो है उसके कंपोनेंट माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे मौजूद होंगे। यहां पर ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, और हमने ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन ये दिखाई गई है, ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, और ये आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होता है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाता है। तो ये वाली जगह जो है, ये वाली, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये मेम्ब्रेन जो है ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, और अब ये वाला साइट जो है ये मैट्रिक्स कहलाएगी। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट हैं बेटो, वो इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद है। जैसा कि ये कॉम्प्लेक्स होता है, हमारे सिलेबस में इसका जिक्र नहीं है इसलिए मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा। कोएंजाइम क्यू, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3, और ये इन मेम्ब्रेन के ऊपर एटीपी सिंथेस एक खास किस्म के चैनल्स होते हैं। तो ये मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद है, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर। जो हमने रेस्पिरेटरी चेन का पीछे जिक्र किया वो ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे मौजूद होते हैं। होता यह है कि NADH अपने इलेक्ट्रॉन को इन इलेक्ट्रॉन कैरियर के ऊपर से गुजारते हैं। इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम क्यू से B, C, A3 और फाइनली ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना देते हैं, और जो प्रोटॉन होते हैं वो यहां इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप कर दी जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट होती है ओवर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो से जो एनर्जी रिलीज होती है, जब इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर में जाते हैं, जब मुख्तलिफ, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो प्रोटॉन को पंप कर देती है इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और यहां प्रोटॉन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जमा हो जाते हैं एनर्जी की फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। फिर ये प्रोटॉन जो हैं ये एटीपी सिंथेस से मूव करते हैं टुवर्ड द मैट्रिक्स। जब वो प्रोटॉन एटीपी सिंथेस से मैट्रिक्स की तरफ मूव करते हैं, मैट्रिक्स में आ जाते हैं, तो उस वक्त एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट से एटीपी बनता है। जब हम पीछे कह रहे हैं कि 3 जगहों पे एटीपी सिंथेसिस होती है, तो वो एटीपी सिंथेसिस से मराद हम ये ले रहे होते हैं जहां पंप, प्रोटॉन पंप होते हैं। तो 3 जगहों पे एक्चुअली प्रोटॉन पंप होते हैं मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ, और वो हम एटीपी लेते हैं। लेकिन एटीपी की सिंथेसिस का असल मैकेनिज्म ये है कि जो प्रोटॉन होते हैं वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से जब एटीपी सिंथेस की मदद से मैट्रिक्स की तरफ आते हैं, तो तब वो एटीपी सिंथेसिस होती है। इस एटीपी सिंथेसिस के मैकेनिज्म को केमी-ओस्मोसिस कहा जाता है। एक चीज और बतानी थी मुझे कि यहां जब हमने कहा कि NADH जो है वो 3 एटीपी प्रोड्यूस करता है। NADH अपना जो है इलेक्ट्रॉन को एंजाइम क्यू को देता है, फिर मुख्तलिफ जगहों पे
3 जगहों पे एटीपी प्रोड्यूस होता है। लेकिन FADH2 जो है वो भी इसी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी चेन होती है उसको अपने इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन वो 2 जगह पे एटीपी प्रोड्यूस करता है। FADH2 भी अपने इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q को ही देता है, लेकिन जब FADH2 से इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q को जाते हैं तो एटीपी सिंथेसिस नहीं होती। इसलिए FADH2 से 2 एटीपी प्रोड्यूस होंगे, जबकि NADH जो है वो 3 एटीपी प्रोड्यूस करता है। जब FADH2 से कोएंजाइम Q में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो प्रोटॉन की पंपिंग नहीं होती, इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती कि प्रोटॉन की पंपिंग हो इतनी। तो इसलिए FADH2 2 एटीपी प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर से गुजारने के बाद, और जबकि NADH जो है वो 3 एटीपी प्रोड्यूस करेगा। वापस मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। देखिए, द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन takes place in conjunction with the respiratory chain in the inner membrane of mitochondria. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है वो रेस्पिरेटरी चेन के साथ मिलकर होता है, इन कंजंक्शन विद रेस्पिरेटरी चेन, रेस्पिरेटरी चेन के साथ मिलकर होता है। और कहां पर होता है? इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यानी रेस्पिरेटरी चेन का जो मैकेनिज्म, एटीपी सिंथेसिस का मैकेनिज्म जो है, जैसे मैंने बताया, वो कहां पर होगा? एटीपी सिंथेसिस का मैकेनिज्म इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है इसके ऊपर होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, वो इनर मेम्ब्रेन पे मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन इन कैरियर के ऊपर से गुजरते हैं और प्रोटॉन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप कर दिया जाता है, और वो प्रोटॉन जब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से स्टोमा की तरफ वापस आते हैं, एटीपी सिंथेस में से गुजरकर वापस आते हैं, तो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, वो एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इस मैकेनिज्म को, इस एटीपी सिंथेसिस के मैकेनिज्म को केमियोस्मोसिस बोलते हैं। तो हमारी बुक वाला लिखेगा, द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस इन कंजंक्शन विद द रेस्पिरेटरी चेन इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लाइक फोटोसिंथेसिस, the mechanism involved is chemiosmosis. फोटोसिंथेसिस की तरह इसमें भी एटीपी सिंथेसिस के मैकेनिज्म को केमियोस्मोसिस कहेंगे, by which electron transport chain is coupled with the synthesis of ATP, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एटीपी की सिंथेसिस में हिस्सा लेती है। In this case, however, the pumping movement of proton is across the inner membrane of mitochondria folded into crystal. यहां प्रोटॉन की जो पंपिंग होती है, मूवमेंट होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के आर पार, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जो क्रिस्टी बनाती है फोल्ड होकर, उसके आर पार होती है, यानी बिटवीन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन एंड माइटोकॉन्ड्रियन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले जो प्रोटॉन जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर से मूव करते हैं, और प्रोटॉन ये मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप होते हैं। यहां वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट की फॉर्म में जमा हो जाते हैं। फिर ये प्रोटॉन जो है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से एटीपी सिंथेस में से होते हुए, एटीपी सिंथेस में से होते हुए वो वापस आते हैं मैट्रिक्स की तरफ। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। In this case, however, pumping movement of proton is across the inner membrane of mitochondria folded into crystal between matrix of mitochondria and mitochondrial intermembrane space. क्योंकि वो कहता है कि सिंथेसिस का मैकेनिज्म केमियोस्मोसिस ही है, लेकिन यहां प्रोटॉन की पंपिंग जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के आर पार होती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स और माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के दरमियान। और यहां जो कपलिंग फैक्टर है, द कपलिंग फैक्टर इन रेस्पिरेशन, ये कपलिंग फैक्टर जो एटीपी सिंथेस है, आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से कपलिंग फैक्टर भी मुख्तलिफ है। तो फोटोसिंथेसिस में जो प्रोटॉन की पंपिंग होती है
वो अक्रॉस द थैलाकाइड मेम्ब्रेन होती है और बिटवीन द ल्यूमन एंड स्टोमा होती है, लेकिन यहां अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और बिटवीन मैट्रिक्स एंड इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ये ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का मैकेनिज्म था केमियोस्मोसिस। यहां एक बात एनर्जी बैलेंस की करता जाऊं मैं एंड पे। जैसे हमने पढ़ा कि ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्टली 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं नेट गेन के तौर पर और 2 एनएडीएच प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरीके से पायरुवेट की ऑक्सीडेशन से एसिटाइल कोएंजाइम ए जब बनता है तो अगेन 2 एनएडीएच प्रोड्यूस होते हैं। यानी एक ग्लूकोज से क्योंकि 2 पायरुवेट होते हैं इसलिए 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे और 2 एनएडीएच, और फिर हर एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए एक क्रैब साइकिल होगा। 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, 2 दफा क्रैब साइकिल होगा। तो एक क्रैब साइकिल के दौरान 3 एनएडीएच, एक एफएडीएच और एक एटीपी प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब 2 क्रैब साइकिल होंगे तो 6 एनएडीएच, 2 एफएडीएच2 और 2 एटीपी जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। अब टोटल में हमारे पास हो जाएंगे यहां तक पहुंचते पहुंचते 2 ये वाले ग्लाइकोलिसिस वाले, 2 ऑक्सीडेशन वाले, 6 एनएडीएच क्रैब साइकिल वाले, 10 एनएडीएच प्रोड्यूस हो जाएंगे और 2 एफएडीएच2 हो जाएंगे। अब ये जो 10 एनएडीएच हैं जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर से गुजरेंगे तो 30 एटीपी मजीद प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि एक एनएडीएच से 10 एटीपी आने, 3 एटीपी आने, और एफएडीएच2 से क्योंकि 2 एटीपी आने हैं। इसलिए तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरने के बाद these 10 NADH will produce 30 ATP और 2 FADH2 will produce 4 ATP। तो ये टोटल में 34 ATP हो जाएंगे। 34 ये, 2 ये और 2 ये टोटल 38 ATP प्रोड्यूस होंगे when one glucose molecule is completely oxidized। जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मुकम्मल तौर पर ऑक्सीडाइज होगा तो 38 एटीपीज प्रोड्यूस होंगे। लेकिन नेट गेन पे 36 एटीपी हम लिखते हैं। आमतौर पर 2 एटीपी हम यहां से माइनस करते हैं 38 में से। उसकी वजह यह होती है कि ये वाले जो एनएडीएच जो ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस हुए, जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होते हैं तो इनकी एंट्रेंस का तरीकेकार मुख्तलिफ है। ये एनएडीएच नहीं रहते, इनकी एंट्री एक डिफरेंट अंदाज से होती है। वो मैं यहां डिस्कस नहीं करूंगा, किसी और वक्त पे डिस्कस करेंगे। तो वो एनएडीएच जो हैं एक्चुअली एफएडीएच2 बन जाते हैं जब वो एंटर होते हैं, तो इसलिए वो भी दो एटीपी ही प्रोड्यूस करते हैं। तो या मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशन होती है, जब ये बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि जब एनएडीएच एंटर होता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के दौरान तो एक एटीपी इस्तेमाल हो जाता है। तो एक्चुअली वो एनएडीएच की एंट्री का अंदाज डिफरेंट है जिसमें एटीपी इस्तेमाल होते हैं या कम एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। तो इसलिए नेट गेन में 36 एटीपी होंगे इंस्टेड ऑफ 38 एटीपी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।